हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम द इंडियन इकोनॉमी की। इससे पहले दो चैप्टर हो चुके हैं, जिसमें पहले चैप्टर में हमने आउटपुट के बारे में पढ़ा था और सेकंड चैप्टर में हमने कुछ इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की थी और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की थी। थर्ड चैप्टर में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात करेंगे और कुछ एग्रीमेंट्स या प्रोटोकॉल्स हुए हैं, जैसे कि अर्थ समिट हुआ है, इसके बारे में दो चार लाइन जानेंगे। इसके बाद पेरिस समिट है, पेरिस समिट में क्या डिसीजंस होते हैं। उसके बाद आपको मारेकस ट्रीटी जो होती है मोरक्को में, उसमें क्या आउटकम लिए जाते हैं, इसके बारे में हम भी जानते हैं। ठीक है, अगेन ये टॉपिक आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से इक्वली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब है कि हम अभी की जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है या अभी हमारा जो प्रेजेंट है, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें। ठीक है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं काफ़ी लिमिटेड है, तो इन रिसोर्सेज का यूज़ हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है इसके लिए तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी बच के रखें ताकि वो भी उसका यूज़ कर पाए। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं रिसोर्सेज में। ऐसा नहीं है कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं सिर्फ वही होता है। हमारी जो इन्वायरमेंट है ये भी एक रिसोर्स है, तो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इन्वायरमेंट को साफ सुथरा और क्लीन देना है ताकि वो जनरेशन भी अच्छे से रह पाए। ठीक है, तो आजकल जो टर्म्स आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स आते हैं, ग्लोबल पॉल्यूशन आते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस आते हैं, कहीं ना कहीं ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल्सो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इनको भी कंजर्व करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सब सारी चीज़ों के मद्देनजर देखेंगे कि बहुत सारे कुछ समिट्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स बनते हैं, एग्रीमेंट्स बनते हैं। उसी में से एक प्रोटोकॉल है अर्थ समिट, जो कि आपको 1992 में ये किया जाता है ब्राज़ील में। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन आते हैं। मेनली इनका जो पर्पस था, इन सब का पर्पस कहीं ना कहीं सेम ही रहता है, और वो रहता है आपको ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस को कम करना, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना, रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी लॉसेस एंड ट्री प्लांटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर और विंड एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इन सारी जो गोल्स हैं, इन गोल्स को ध्यान में रखते हुए हर कंट्रीज को अपने अपने लेवल पर ये सारा प्रोग्राम करना होता है। ठीक है, तो इसी के बीच में आप देखेंगे पेरिस क्लाइमेट का भी समिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग सारी कंट्रीज के बीच में कंसेंसस भी देखने को मिलता है कि ये जो चीज़ें हैं, ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है वो है, चाहे इमिशंस हैं, क्लीन एनर्जी को आपको प्रमोट करना है, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है, तो कंसेशन सारी कंट्रीज के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी बीच कुछ कंट्री जैसे इंडिया और चाइना टाइप की ये जो कंट्रीज हैं, इन्होंने अपने यहाँ सेल्फ इम्पोज्ड रिडक्शन लेवल को डिसाइड किया हुआ है कि हम कंट्री के लेवल पर इतना टारगेट हम रखते हैं कि इतने टाइम्स तक हम उसको रिड्यूस करेंगे। जैसे इंडिया ने अपना एनडीसी रखा हुआ है कि 2035 तक क्या करेंगे, हम 30 to 35% ग्रीन, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनके कंजम्पशन को हम कम करेंगे ऑफ जीडीपी। तो इस तरीके से हर कंट्री ने अपना कुछ रखा है, लेकिन अभी तक ये फुलफिल उतना होता नहीं है। वहीं हम रिच कंट्रीज की बात करें, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी बात करें, तो उन्होंने अभी तक कोई भी टारगेट हो उसको अचीव नहीं किया है। पेरिस क्लाइमेट तो अब आया है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पहले भी जितने क्लाइमेट हुए, चाहे अर्थ समिट हो, क्योटो प्रोटोकॉल्स हो, नगोया हो, ये लोग सक्सेसफुल हुए नहीं हैं। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ पर अब हर कंट्री की अपनी अपनी बातें हैं। डेवलप कंट्री का के लिए कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है सारा, आज पॉल्यूशन जो दिख रहा है, ग्लोबल पॉल्यूशन, ये डेवलप कंट्रीज की वजह से है। ठीक है, और वहीं इंडिया जैसी कंट्रीज है, उनका कहना है कि हमने तो यूज़ ही नहीं किया है। इवन इंडिया की बात करें तो 2031 तक इंडिया का जो इमिशन होगा, इमिशन लेवल होगा, वो कहीं 2005 के ग्लोबल एवरेज से भी कम होगा, और 2031 आने में तो अभी 10 साल टाइम है। तो उस समय भी 2005 का जो ग्लोबल एवरेज है इमिशन का, उससे भी इंडिया का कम होगा। तो इंडिया ने अभी तक इसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं किया है पॉल्यूशन में, और ना ही आने वाले फ्यूचर में अभी दिखता है कि ये कंट्रीब्यूट करने वाला है।
तो फिर ये जो इंडिया टाइप के कंट्री है, इनको ये क्यों मानना चाहिए? ये जो प्रोटोकॉल्स आते हैं रिडक्शन के लिए कि आपको इस पर डिपेंड नहीं रहना है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, ठीक है, तो सबके अपने अपने तर्क हैं। वहीं पर इंडिया का और भी कहना है कि हमारे यहाँ वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन, पुअर पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ पुअर पीपल ऐसे हैं जिनकी एक दिन की जो इनकम है $1 से भी कम है। हमारे यहाँ स्लम काफ़ी ज़्यादा है, हाइजीन सैनिटेशन हमें प्रोवाइड करना है, लिविंग कंडीशंस को बेहतर करना है, और वहीं जो प्लास्टिक्स और पॉल्यूटेड रिवर्स हैं उनको भी सही करना है। तो हमारा ध्यान तो अभी कहीं और है ना, हमारे यहाँ हमारा ध्यान पॉवर्टी रिडक्शन पर है, अपने यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने पर है, ठीक है, हमारे यहाँ जो सैनिटेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सब के ऊपर है। तो हमने तो कंट्रीब्यूट किया ही नहीं है, तो फिर हम इमिशंस को उतना कम क्यों करें? हमारे ऊपर ये बैंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिया जैसी कंट्री का कहना है, क्योंकि अब इस लेवल में एक तरफ आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, फॉसिल फ्यूल्स को कम करना है, दूसरी तरफ आपको पॉवर्टी को भी कम करना है, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बढ़ाना है। तो हमने जब उतना पॉल्यूट किया ही नहीं है, तो फिर हमारे पास तो कुछ आपको प्रिविलेज होना चाहिए कि हम कितने लेवल तक जाएंगे और किस समय के बाद हमें कम करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हर कंट्रीज के द्वारा अपने अपने तर्क दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसी बीच जैसे मैंने कहा कि COP 21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो कि पेरिस में इनकी मीटिंग होती है 2015 में 195 नेशंस के द्वारा, और यहाँ पर एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जाती है कि कैसे 2020 के बाद क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हमारा क्या प्रोग्राम होगा, क्या हमारा फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। तो 2020 से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चलते थे, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि 2000 से लेकर 2015 तक था, तो ये 2015 में एक्सपायर हो गया। तो ये पेरिस क्लाइमेट ये फ्रेमवर्क था कि 2020 के बाद किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो इस पेरिस क्लाइमेट के अंडर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं, जिसमें 169 टारगेट्स हैं। अब ये जो 17 आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मिलते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि आप 17 सस्टेनेबल गोल को आप लिखिए, लेकिन एग्जाम्पल्स देने में ये काम आते हैं। जब इस तरीके से कोई भी आपको टॉपिक हो, सोशल सिक्योरिटी में टॉपिक हो, इन्वायरमेंट का टॉपिक हो, कहीं भी अगर आपको सुटेबल एग्जाम्पल लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, तो वहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। तो इस लिहाजे से ये आपको सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद होने चाहिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और इसके बाद कंटिन्यू है, यहाँ पर आपको 17 तक यहाँ पर मिल जाएंगे। या फिर आप फिगर भी इस तरीके का ले सकते हैं, आपको गूगल पर मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा, आपको फिगर भी मिल जाएगा, तो शॉर्ट में आप फिगर भी देख के याद रख सकते हैं। बाकी टारगेट्स जो है यहाँ पर 169 टारगेट्स, ये आपको याद नहीं करना है, आप याद ही नहीं कर पाएंगे तो कोई उसका मतलब ही नहीं है, बस 17 सस्टेनेबल गोल को ही आप याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि 21 जो था, यानी कि COP 21, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, ये कौन था? पेरिस वाला था। इसके बाद COP 22 आता है, COP 22 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपको मोरक्को को मरकस में किया जाता है। मोरक्को जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, मेडिटेरियन सी से लगा हुआ इसका कोस्ट है, आपको दिख जाएगा, ओके। तो यहाँ पर किया जाता है। तो इस समिट में जो COP 22 का मरकस वाला समिट है, यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट किए जाते हैं, इस समिट के कुछ आउटकम्स होते हैं, वो आउटकम है ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने आप को 2 साल का वक्त दिया, 2018, कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर जो भी प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है, रूल्स है, उनको समझने के लिए और उनको लागू करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साल का वक्त मांगा गया कंट्रीज के द्वारा 2018 तक। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि कुछ टेक्निकल वर्क की भी बात की गई, ताकि गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जा सके जो खास करके डेवलपिंग और लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इसमें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की भी बात की गई। इसका मतलब ये हुआ कि हर कंट्री अपने लेवल पर डोमेस्टिक लॉ बनाएगी या डोमेस्टिक टारगेट रखेगी कि कितना हमें अपने यहाँ किस समय तक इमिशन को कम करना है। ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क होना चाहिए कि किस कंट्री ने कितना कम किया, ये पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई छुपा ना पाए, ओके। ग्लोबल स्टॉक टेक होना चाहिए। अब आपने ट्रेडिंग का भी नाम सुना होगा, कार्बन ट्रेडिंग, तो वो इसमें आता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर, ये कौन करेगा? ये
वैसे जिम्मेदारी ये दी गई, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, या फिर जो लिस्ट डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको प्रोवाइड करे। एडेप्टेशन, मार्केट, नॉन मार्केट अप्रोचेस, डिफरेंट तरीके के अप्रोचेस की यहाँ पर बात की गई। इसके साथ ये भी कहा गया कि कंट्रीज एग्रीड अ 5 ईयर वर्क प्लान ऑन लॉस एंड डैमेज। इसका मतलब क्या हुआ? लॉस एंड डैमेज किस फॉर्म में? जब आप फॉसिल फ्यूल्स पर अपना जो प्रोपोर्शन है उसको कम करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक लॉस हो। ठीक है, तो ये जो आपको लॉस हुआ, ये जो आपको डैमेज हुआ, इसके लिए 5 ईयर वर्क प्लान होना चाहिए। ठीक है, अब ये इस वर्क के प्लान में बहुत सारी बातें की गई। यहाँ पर कहा गया कि फंड एक होना चाहिए, उस फंड में से अगर इस तरीके का नुकसान किसी को होता है तो उसकी भरपाई की जानी चाहिए। तो ये 5 साल का एक वर्क प्लान होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया कि 2020 तक हम क्या करेंगे, एक फंड लाएंगे। ठीक, उस फंड में क्या करेंगे कि हम एनुअली पर साल $100 बिलियन यहाँ पर उसमें रखा जाएगा फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ये कौन रखेगा? ये डेवलप्ड कंट्रीज रखेंगे। डेवलप्ड कंट्रीज जो थी उनको एक फंड बनाना था और उस फंड में $100 बिलियन पर ईयर उसमें रखना था। इसका यूज क्लाइमेट फिनेंस में किया जाएगा फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। क्लाइमेट फिनेंस का मतलब क्या हुआ? क्लाइमेट फिनेंस का मतलब हुआ कि वैसे प्रोजेक्ट या फिर जो भी बिजनेस या एक्टिविटीज होती हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, का जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती हो, वैसे प्रोजेक्ट में इनको फिनेंस किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि क्लाइमेट वनरेबल फोरम होगा। ये क्लाइमेट वनरेबल फोरम जो होगा ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप होगा ऑफ कंट्रीज हु आर हाईली वनरेबल टू वार्मिंग प्लैनेट। ठीक है, तो ये ऐसी कंट्रीज के पार्टनरशिप होगा, इसमें मेंबर होंगे जो कि ज़्यादा वनरेबल हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जैसे कि कोस्टल कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड्स, अगर सी लेवल बढ़ता है तो वो डूब जाएंगे। ठीक है, तो वो वनरेबल हैं, ज़्यादा वनरेबल है आपको क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। ठीक है, तो इन कंट्रीज का एक क्लाइमेट वनरेबल फोरम बनाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ यह भी कहा गया कि सभी कंट्रीज जो होंगे वो अपने यहाँ एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स जो होगा वो 2020 से पहले ही तय कर लेंगे। साथ ही साथ वो लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज भी अपनाएंगे एंड जनरेट 100% ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज एज सुन एज पॉसिबल। जितना सब जल्दी हो सके वहाँ पर 100% अपने यहाँ जो एनर्जी आपको जनरेशन होता है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे। ओके, तो इसी बीच इंडिया ने भी अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर अनाउंस किया और कहा कि हम 2030 तक, ठीक है, 2030 तक 2005 के लेवल पर हम जीडीपी का 33 to 35% इमिशन जो होगा वो कम करेंगे। ये इंडिया का टारगेट है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत। इसके साथ साथ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत वहाँ पर जो मीटिंग चल रही थी पेरिस में 2015 में, तो उस समय एक और वहाँ पर साइडलाइन में बातें चल रही थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यहाँ पर इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक नया इनिशिएटिव लिया 2015 में ही, और उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इस्टेब्लिश किया। ये इंडिया में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, जिसमें करीब 121 कंट्रीज आएंगी और ये कंट्रीज जो कि फुली या पार्शियली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती है, क्योंकि ये एरिया जो होता है यहाँ पर सनलाइट की इंटेंसिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वो कंट्री जो फुल्ली या पार्शियली यहाँ पर आते हैं उनका होगा। तो ध्यान रखिएगा, फुल्ली या पार्शियली दोनों, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे आए। ओके, तो इसे इंडिया और जो फ्रांस थे इनके द्वारा ज्वाइंट प्रोजेक्ट ज्वाइंटली यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, अब ये जो इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है जो इन्होंने अनाउंस किया, इसके तहत इन्होंने कुछ बातें कही है। अब इंडिया ने कहा क्या है? इंडिया ने कहा है कि हम एक हेल्दी और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए वचनबद्ध है। ओके, और हम इसको प्रमोट करेंगे। हम जो क्लाइमेट है उसको कंजर्व करने की बातें हम करते हैं बेस्ड ऑन आवर ट्रेडिशन एंड द वैल्यू ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडरेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारे ट्रेडिशन भी रहा है कि हम कंजर्वेशन करते हैं क्लाइमेट का, तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर ये करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि हम क्लाइमेट फ्रेंडली और क्लीनर पाथ को अचीव करने वाले हैं, और इसके थ्रू ही हम क्या करेंगे कि अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी अचीव करेंगे, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यहाँ पर यूज किया जाएगा अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया
कि 2030 तक अभी जितना हम एनर्जी जनरेट करते हैं फॉसिल फ्यूल से, 2030 तक क्या करेंगे कि उसका 40% हिस्सा हम किससे, रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि एक यहाँ पर ग्रीन ग्रीन क्लाइमेट फंड होगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या करता है कि अगेन ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट होते हैं उनको फिनेंस करने का ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से भी वो फंडिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी यूज किया जाएगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए, यानी डेवलप कंट्री से हम टेक्नोलॉजी लेंगे। इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि 2030 तक हम एडिशनल कार्बन सिंक तैयार करेंगे ऑफ व्हाट 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का हम एक क्या करेंगे, कार्बन सिंक तैयार करेंगे बाई एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री प्लांटेशन, ये 2030 तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा। ये सब डेटा है, ये आपको मार्क्स दिलाएंगे, अदरवाइज जनरल आंसर आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा। ओके, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि हम इन्वेस्टमेंट को भी इन्हांस करने वाले हैं। जो भी हमारे यहाँ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे इन सेक्टर्स में, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर हैं, उसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट को भी इन्हांस करने वाले हैं, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में, वाटर रिसोर्स, हिमालयन रीजन, कोस्टल रीजन, हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफ़ी वनरेबल होते हैं क्लाइमेट चेंज के। ठीक है, साथ ही साथ इसमें इन्होंने कहा गया कि हम डोमेस्टिक न्यू एंड एडिशनल फंड्स को भी मोबिलाइज करेंगे फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू implement this programs और schemes। ओके, नेक्स्ट, साथ में इसमें यह भी कहा गया कि वी बिल्ड कैपेसिटीज, यानी कि स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाती है, टू क्रिएट डोमेस्टिक फ्रेमवर्क एंड इंटरनेशनल आर्किटेक्चर फॉर द क्यूब डिफ्यूजन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात की गई है। तो जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, इसमें फंडिंग की बात की गई है, इसमें फ्रेमवर्क की बात की गई है। इसके लिए हमें R&D पर भी ज़्यादा जोर देना होगा। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी जोर देना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें बात की गई वो है ग्रीन GDP। तो ग्रीन GDP का सीधा सा मतलब है कि ऐसा GDP क्या होता है, एक तरीके से नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है आपका, कि अपने यहाँ आउटपुट को आप क्या करते हैं, अकाउंट करते हैं। ठीक है, तो उस एक नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम of utilization of non-renewable energy resources of any country and is being envisioned as the part of sustainable development। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि हम ये जो हमारी GDP होगी ये मेनली डिपेंड होगी किस पर, नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेस होते हैं उन पर कम किया जाएगा। ठीक है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं उनको हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे और उनके बेसिस पर ही क्या होगा कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एंड द अकाउंटिंग जो उसके बेसिस पर GDP हम तैयार करेंगे वो एक तरीके से ग्रीन GDP होगा। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मेनली यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑप्टिमली, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन द फर्दरिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज एंड एट द सेम टाइम रियलाइजेशन ऑफ देयर स्कार्सिटी वैल्यू। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तो हम प्रमोट होंगे ही, साथ ही साथ हमारे यहाँ जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका भी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता ही क्या है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसका तो फुलफिलमेंट हो नीड का, उसके अलावा फ्यूचर जनरेशन की भी हम ख्याल रखें। तो ये जो रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इनका ऑप्टिमल, इफिशियंट और इफेक्टिवली हम यूज़ कर पाए। ठीक है, बट इसमें अगेन एक बिग इशू है कि हमारी एक प्रॉब्लम है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। कि हमारे यहाँ वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है, पुअर पॉपुलेशन। ओके, उनको हमें पॉवर्टी से बाहर निकालना है, पॉवर्टी आपको रिडक्शन करना है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है। तो अब यहाँ जैसे मैंने पहले बात की थी कि एक तरफ आपके लिए पॉवर्टी रिडक्शन है और दूसरी तरफ आपके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, किसको आप चुनिएगा? तो इंडिया ने, वैसे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करें तो अभी इंडिया के लिए दूर की बात है, क्योंकि इंडिया ने उतना इमिशन किया ही हुआ नहीं है। तो अभी हमारे यहाँ टारगेट जो होना चाहिए वो पॉवर्टी रिडक्शन पर होना चाहिए, ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम क्लाइमेट चेंज पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम क्लाइमेट चेंज पर भी ध्यान देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को हम प्रमोट करेंगे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारी ये हमारी जो कि प्रोपोर्शन है उसको हम कम करेंगे। ठीक है, तो ये होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? हम पॉवर्टी एलिवेशन को देंगे। ठीक है,
क्लाइमेट फिनेंस सीधी सी बात है कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें फिनेंस करने की बात होती है, चाहे वो पब्लिक फिनेंस हो, प्राइवेट सेक्टर से आए, या फिर पीपीपी मॉडल पे आए, या किसी भी तरीके से फिनेंस आए, ठीक है, तो उसको हम क्लाइमेट फिनेंस की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि एक लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगा टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज एंड इंड्यूस एडवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड जो उसकी एडवर्सिटीज हैं उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये मिलते हैं, खास करके ये इंडिया का जो डिसीजन रहता है एनडीसी के तहत, आपको यहाँ पर कुछ जो मरकस एग्रीमेंट के तहत किया जाता है, और अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आपको सब याद रखने हैं, ये आपको एग्जाम में काम आएगा, और ये सब लिखना है आपको, एंड दिस आर ऑथेंटिक चीज। ओके, ठीक है, चलिए, तो इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। नाउ थैंक यू एंड गुड लक।